मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। बढ़ती हुई कशीदगी, हमले और आलमी ताकतों की मुदाखलत दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकती है। क्या हम एक बड़ी जंग के करीब हैं या तारीख खुद को दोहरा रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचें, ईरान के अंदर अमेरिकी फौजी ऑपरेशन जोरों पर हैं। हाँ, वही जंग जिसका डर कई दहाइयों से था, अब वो एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मिडिल ईस्ट की पूरी शतरंज की बिसात ही उलट गई है और इस नए खेल के मरकज में तीन बड़े खिलाड़ी हैं: अमेरिका, इजराइल और ईरान। और जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, हमने ऐसी कुव्वतों को जगा दिया है जिन्हें काबू करना हमारे बस में नहीं। मतलब ये वो जंग है जिसके नताइज का किसी को अंदाजा नहीं और पूरा खित्ता एक अजीब से अनजाने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। ये जो शैडो वॉर, ये जो पोशीदा जंग अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान इतने अरसे से चल रही थी ना, अब वो खुले मैदान में आ चुकी है। ये एक फुल ब्लोन रीजनल वॉर है। यहाँ अब मिसाइल और ड्रोन बात कर रहे हैं और सारी पुरानी दुश्मनियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? हालात इस हद तक पहुंचे कैसे? इस तूफान की जड़ों को समझने के लिए आएं जरा टाइम में पीछे चलते हैं, उन वाकयात की तरफ जिन्होंने इस आग को भड़काया। चलें, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो बात शुरू होती है 1979 से, ईरानी इनकलाब, जब अमेरिका के हिमायत याफ्ता शाह को हटाकर एक नया इस्लामिक रिपब्लिक कायम किया गया। और इस नई हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी आप कह लें दो बुनियादी सुतूनों पर खड़ी थी। पहला, अमेरिका की मुखालफत, जिसे द ग्रेट सेटन या बड़ा शैतान कहा गया, और दूसरा, इजराइल का खात्मा, जिसे द लिटिल सेटन या छोटा शैतान का नाम दिया गया। अब ईरान ने इन दुश्मनों से सीधा टकराने के बजाय एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस। इसका सीधा सा मतलब था जंग को अपनी सरहदों से दूर रखो। और ये किया कैसे? लुबनान, शाम और फ़लस्तीन जैसे इलाकों में लोकल मिलिशियाज को पैसा दिया, उन्हें ट्रेन किया, उन्हें हथियार दिए ताकि वो ईरान की तरफ से लड़े। तो इस तरह ये शैडो वॉर, ये पोशीदा जंग दो अलग अलग फ्रंट पर लड़ी जा रही थी। एक तरफ था न्यूक्लियर थ्रेट, ईरान चुपके चुपके यूरेनियम एनरिच कर रहा था और वेस्ट और इसराइल को डर था कि ये एटम बम बनाने का रास्ता है। और दूसरी तरफ था प्रॉक्सी नेटवर्क, ईरान अपना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुजाहमत का महवर बना रहा था। मतलब हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को मजबूत करके इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहा था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा खतरा बन गया कि दुनिया ने सोचा बस अब डिप्लोमेसी का वक्त है। जैसा कि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी कहा था कि अब ईरानी लीडरशिप को डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ आना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं था। और इसी डिप्लोमेसी का नतीजा निकला 2015 में JCPOA की सूरत में, यानी ईरान न्यूक्लियर डील। ये डील आसान लफ्जों में एक सौदा था। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आहिस्ते करेगा, उस पर सख्त पाबंदियां लगेंगी और उसके बदले में उस पर लगी हुई जो जबरदस्त मुआशी पाबंदियां थी उन्हें हटा लिया जाएगा। लेकिन ये डील शुरू से ही कह लें कि कंट्रोवर्शियल थी। अमेरिका और दूसरी वर्ल्ड पावर्स के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी। क्यों? क्योंकि इसने ईरान को एटम बम बनाने से कम 1 साल दूर कर दिया था। मतलब फौरी मसला हल हो गया। लेकिन इजराइल के लिए ये एक बहुत ही बुरा मुआहदा था। उनका ख्याल था कि पाबंदियां हटने से ईरान को जो अरबों डॉलर मिलेंगे वो सीधा उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को जाएंगे। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि डील की कई शर्तें वक्त के साथ खत्म हो जानी थी, जिसका मतलब था ईरान को फ्यूचर में न्यूक्लियर हथियार बनाने का कानूनी रास्ता मिल सकता था। और फिर इस डील का अंजाम शुरू हुआ। 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को इस डिजास्टरस डील से अलग कर लिया, यूनिलेटरल डिसीजन। इसके फौरन बाद ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालने के लिए अब तक की सबसे सख्तरीन पाबंदियां लगा दी गईं। अब जब मुआहिदा ही नहीं रहा तो ईरान ने भी जवाब में क्या किया? उन्होंने भी यूरेनियम एनरिचमेंट का काम पहले से भी ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया। और इसका नतीजा, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम का जखीरा मुआहिदे में तयशुदा हद से पता है कितना? पूरा 12 गुना बढ़ गया। तो न्यूक्लियर खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से कहीं बड़ा होकर वापस आ गया। और फिर 7 अक्टूबर 2023 की तारीख आई, एक ऐसा दिन जिसने इस खित्ते की हर चीज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस तारीख से पहले इजराइल के गजा के लिए जो पॉलिसी थी उसे मोइंग द ग्रास या घास काटना कहते थे। इसका मतलब यह था कि हमास को पूरी तरह खत्म नहीं करना, बल्कि वक्त बे वक्त छोटी छोटी फौजी कार्रवाइयां करके इसकी ताकत को कम करते रहना। थोड़े अरसे के लिए डेटरेंस कायम हो जाता था बस। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की सिक्योरिटी थिंकिंग में एक तूफान आ गया।
ये घास काटने वाली सोच खत्म हो गई। अब नया मकसद था खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना। मतलब अब सिर्फ ताकत कम करना काफी नहीं था, अब मकसद दुश्मन की सलाहियत को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। और इस नई सोच की झलक एक इजरायली ऑफिशियल के इन लफ्जों में साफ दिखती है। उन्होंने कहा, जो गलती हमने 7 अक्टूबर से पहले की वो अब नहीं दोहराई जाएगी। हमने इन दरिंदों को इजराइल के इतना करीब पलने बढ़ने दिया। और बस यहीं से खुली जंग की तरफ तेजी से सफर शुरू हुआ। देखें, अप्रैल 2024 इजराइल ने शाम में ईरानी एम्बेसी पर हमला किया। उसके जवाब में तारीख में पहली बार ईरान ने सीधा इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। और फिर जून 2025 में अमेरिका की मदद से इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और फौजी लीडरशिप पर एक बड़ा फैसलाकुन हमला कर दिया। जाहिर है हर तरफ ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए अपनी कहानी सुनाई। इजराइल ने कहा कि एम्बेसी पर हमला ज़रूरी था, एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाने के लिए। ईरान ने कहा यह हमारी सॉवरेनिटी, हमारी खुदमुख्तारी पर हमला है। ईरान ने अपने मिसाइल अटैक को एक जवाबी पैगाम कहा। इजराइल ने इसे सीधी सीधी जंग करार दी। इस खुली जंग के नतायज ईरान के लिए बहुत तबाहकुन साबित हुए। इसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो उसने दहाइयों में बनाया था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। गज़ा में हमास की कमर टूट गई, लबनान में हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया, शाम में इसका साथी बशारुल असद हुकूमत से निकल गया और ख़ुद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और फौजी लीडरशिप को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। तो जैसा कि कहते हैं, पुराना निज़ाम टूट चुका है और एक नया निज़ाम उभर रहा है। इस जंग ने वाकई मिडिल ईस्ट के सियासी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया है। फौजी कार्रवाइयों ने पुराना ढांचा तो गिरा दिया है, ठीक, लेकिन अब सवाल यह है कि इन जख्मों पर मरहम कौन सा पॉलिटिकल सेटलमेंट रखेगा। इस पुराने निज़ाम की राख से अब क्या निकलेगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त दे सकता है, और फिलहाल ये जवाब किसी के पास नहीं है। Thanks for watching. Like, comments and share.